कोई भी एक जो फेजर डायग्राम होता है उसका मेन पर्पस होता है एफिशिएंट और ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना स्टेडी स्टेट रिलेशनशिप को बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे क्वांटिटीज है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फेजर है तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी जो कि साइनसॉइडली टाइम के साथ वेरी कर रही है, यानी कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी वोल्टेज और करंट, ठीक ठीक है, वोल्टेज करंट फ्लक्स कोई भी चीज जो किसके साथ वेरी कर रही है, साइनसॉइडली वेरी कर रही है, यानी कि साइन वेव की फॉर्म में, यानी कि साइन फंक्शन से वेरी कर रही है। आपने देखा होगा जैसे वोल्टेज हम लोग ट्रांसफार्मर में वीएम साइन ओमेगा टी लिखते हैं, ठीक है, आई को आई एम साइन ओमेगा टी समथिंग फेजर एंगल के साथ, और फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कर रही हैं, साइनसॉइडली हैं, साइन में वेरी कर रही हैं, और क्या हो स्टेडी स्टेट उनका रिलेशन, यानी कि जब आपको ठीक तीन क्वांटिटीज हैं, तीनों वेरी कर रही हैं साइनसॉइडली, पर उनका स्टेडी स्टेट यानी कि जब वो अपनी स्टेडी स्टेट में है तब उस कंडीशन में उनके बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये मेरी बेसिकली जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है कि पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पर्पस पूछ लिया जाए तो आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है और ये स्टेटमेंट वहां पे बता देना है कि पर्पस जो फेजर डायग्राम का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेडी स्टेट क्वांटिटीज का जो कि साइनसॉइडली वेरी कर रही है समय के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लेते तीन क्वांटिटीज है, वोल्टेज जो वेरी कर रहा है वीएम साइन ओमेगा टी से, करंट वेरी कर रहा है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री से, ठीक है, ये हो गया। और एक है आपका फ्लक्स फाई वेरी कर रहा है फाई एम साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री से, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटीज जो है जब आप इनको इनका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसी को हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम, ठीक। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। नाउ ये तो समझ में आ गया होगा पर्पस क्या है फेजर डायग्राम का। एक पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट और होता है जिसको हम लोग इस डेफिनेशन में जो चीज नहीं बताई गई है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेजर डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए 4 + 3 तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 4 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं या फिर फेजर क्वांटिटीज हैं तो 4 एट द एंगल 30 डिग्री प्लस 3 एट द एंगल 60 डिग्री, तो ये जो है 7 के बराबर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसीलिए आप डायरेक्टली फेजर क्वांटिटी, ये देखो ये होती है नॉन फेजर या नॉन वेक्टर क्वांटिटीज, इनको हम डायरेक्टली जोड़ के लिख देते थे, लेकिन फेजर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली एल्जेब्रिकली सम नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है फेजर डायग्राम की, ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर सकें। और अलग अलग क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड वाइज हो सकता है बराबर हो, लेकिन फेज यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में वो एक दूसरे अलग अलग फेज में ऑपरेट कर रही हूँ, इन सब चीजों को हम लोग, इसीलिए हम लोग को फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, यानी कि अगर फेजर आपने बनाया, फॉर एग्जांपल ये दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी ये है, फॉर एग्जांपल इसे मैं कह देता हूं ए कह देता हूं, ठीक है, और एक ये क्वांटिटी है ग्रीन कलर के सिग्नल से, इसे मैं बी कह देता हूं, ठीक है। तो अब देखो ए तुम्हारी जीरो, ये मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर और लिया हुआ था, फेज लैग और फेज लीड का क्या मतलब होता है, दोबारा से यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ उस लेक्चर के साथ। तो अब जरा इसको ध्यान से आप देखो, ठीक। तो ए वाली जो क्वांटिटी है ये, इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, 0 से है, ठीक है, और इसकी जो पीक वैल्यू है, ठीक, ये 0 से स्टार्ट हो जा रही है, ठीक, इसको यहीं रखते हैं, ए स्टार्ट हो रहा है 0 से। बी अच्छा देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस हो सकता है बी, देखो बी यहाँ पे किससे माइनस समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 को कब टच कर रहा है, 0 को टच कर रहा है 60 डिग्री के बाद, ठीक है, यानी कि बी टच कर रहा है 0 को 60 डिग्री के बाद, ठीक है। ये कब टच कर रहा है, 0 को 0 डिग्री पे, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, बी जो है वो लैग कर रहा है ए से बाई 60 डिग्री। समझ में आई बात, ये इस बात को ध्यान से समझ में आया होगा आपको कि देखो क्या हो रहा है, दो क्वांटिटीज हैं, एक है क्वांटिटी आपकी ए क्वांटिटी है, एक ए है एक बी है, ठीक है। ये देखो दोनों क्वांटिटी साइनसॉइडल हैं, देख लिया आप, साइन वेव में है दोनों के दोनों, ठीक। लेकिन ए अपने स्टार्टिंग यानी कि ए 0 को कब हिट कर रहा है 0 पे, और बी 0 कब हिट कर रहा है 60 डिग्री पे, तो यानी कि 60 डिग्री के बाद हिट कर रहा है ना। तो देखो ए हिट कर रहा है 0 पे और बी हिट कर रहा है 60 डिग्री पे, तो यानी कि बी कितना कर रहा है, 60 डिग्री का डिले है, 60 डिग्री के बाद हिट कर रहा है 0 को, तो इसीलिए हम कहेंगे बी जो है वो लैग कर रहा है, यहाँ पे लैग आ जाएगा, लैग कर रहा है ए को बाई 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री लैग कर रहा है, ये कह सकते हो। या एक लाइन और कह सकते हैं कि ए जो है वो लीड कर रहा है, लीड कर रहा है बी को बाई 60 डिग्री, ये दोनों चीजें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात कहने की, यानी कि ये अगर आप वेव फॉर्म देख के बता सकते हो। लेकिन अगर फेजर की टर्म में बात की जाए तो देखो फेजर के टर्म में बात की जाती है इस तरीके से, यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक। तो देखो दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी ये हो गई ए है, ये तुम्हारा ए का फेजर है, और ये है आपका बी का फेजर। अब देखो जो फेजर की ये जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो एरो आपने बनाया है, इसकी जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, ठीक। तो यानी कि क्या चीज खास बात सीखने को मिली कि जो लेंथ होती है, लेंथ
लेंथ, वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे। क्लियर हो गया। तो देखो ए ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, इसलिए ए की लेंथ ज्यादा है, ए के वेक्टर की। बी कम है क्वांटिटी में, तो बी की लेंथ कम है। ठीक, तो ये हो गया, यानी कि जो आपको एक बात सीखने को मिल गई, खास बात, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, यानी कि जो फेजर एरो जो बनाते हैं हम लोग, उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी पे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो भी तुम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, फॉर एग्जांपल v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये vm जो होगा ये डिसाइड करेगा, ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा लेंथ ऑफ फेजर, लेंथ ऑफ फेजर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर में होता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि दूसरा पॉइंट आता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस के लिए देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एंगल है 60 डिग्री, यानी कि ए और बी दोनों कितने 60 डिग्री के डिफरेंस पे। ओके, तो यानी कि जो आपका इनका बीच का एंगल होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आई में लिखता हूँ, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये जो माइनस 60 डिग्री, ये क्या है, ये है फेज डिफरेंस, ये है तुम्हारा फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है ये जो तुम्हें लिखा हुआ है, +60 -60 कुछ भी हो सकता है, +30 -30 कोई भी चीज हो सकती है। मैं क्योंकि ये डायग्राम बता रहा हूं तो इसी को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा -60 का मतलब हो गया, ये जो 60 डिग्री है ये क्या दिखा रहा है, फेज डिफरेंस को दिखा रहा है। अब ये 60 डिग्री का लैग किस में है, तो देखो लैग है तुम्हारा इस क्वांटिटी में, साफ साफ दिख रहा है कि B लैग कर रहा है, तो B यानी कि करंट, तो यहाँ पे इसको मैं करंट जो लिखा है ये क्या है, एक्चुअल में ये चीज है B उस डायग्राम में, और ये A है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, ओके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ए अभी समझ में आ गया। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे फेजर डायग्राम को देख के कि कौन लीडिंग पे है और कौन लैगिंग पे है। तो ये कहा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ, ये पता करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फेजर से। तो एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी कि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉक हम लोग जानते हैं, क्लॉक हमेशा इस डायरेक्शन रोटेट करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो अगर दोनों के दोनों फेजर तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो जो फेजर आगे है एंटी क्लॉकवाइज वो लीड करेगा, सीधी सी बात है, और जो पीछे है वो लैग करेगा। तो देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो इस डायरेक्शन में, तो आगे कौन सा है, आगे ये वाला फेजर है, तो इसीलिए ये वाला फेजर जो है वो लीड कर रहा है इस फेजर के। समझ में आ रहा है। तो याद रखना है आपको, सिंपल से जो चीजें बता रहा हूं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल चल रहा है फेजर डायग्राम बनाना कैसे है, इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो, तो आपको मैंने क्या क्या चीजें सीखी, सबसे पहले हमने एक चीज ये सीख ली इस पूरे सिस्टम जो पूरा लेक्चर चल रहा है कि फेजर की जो एरो होगी वो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी पे। दूसरा हमने देखा कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहां से आएगा, वो आएगा यहाँ पे, यानी कि ये जो क्वांटिटी होगी ओमेगा टी -30 60 कुछ भी हो सकता है, ये हो गया फेज डिफरेंस, यानी कि इसकी वजह से दो फेज डिफर करेंगे इतने एंगल पे। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन लीड होगा और कौन लैग होगा, लीड या लैग, ये कैसे बताओगे। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपका एक फेजर है ये, ठीक है, एक ये फेजर है ए, और एक फेजर हमने ये बनाया बी, और यहां पे मैंने बताया, अब देखो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो मैंने बता दिया 60 डिग्री। अब इन दोनों में से लैग और लीड क्या कर रहा है, तो सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है, सारे के सारे फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ये भी इधर रोटेट कर रहा है और ये भी इधर रोटेट कर रहा है, जब दोनों रोटेट एक ही डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो कौन सा आगे है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर तुम दोनों लोग इधर की तरफ दौड़ रहे हैं तो कोई भी देख के बता सकता है ए आगे चल रहा है बी से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि सारे के सारे फेजर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आप बता सकते हो कौन आगे, आप सिंपली सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो और जो फेजर आगे चल रहा होगा वो लीड कर रहा है, तो यानी कि ए लीड कर रहा है बी से बाई 60 डिग्री। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं एक फेजर इसके अंदर और होता, वो यहाँ पे होता, ठीक, तो अब कौन लीड कर रहा होता, तो आप देखो यहाँ पे मान लेते हैं सी हो गया ये, ठीक, तो यहां से अब एंगल बनाओगे तो ये 60 है, मान लेते हैं ये एंगल जो होता वो 150 होता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो आपको जो एक चीज और याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो एंगल बनाना है, एंगल वो भी किधर बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाने हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया ये चीज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाने हैं, और लीड और लैग भी कैसे पता करोगे, ये आप करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख के। तो देखो सी अगर कहा जाए तो ए लीड कर रहा है बी से 60 डिग्री और ए लीड कर रहा है सी से 150 डिग्री।
समझ में आ गया। तो अगर रेस इधर हो रही है, इस तरीके से रेस हो रही है, तो आप देख के बता सकते हो कौन आगे चल रहा है। तो ए आगे चल रहा है, उसके पीछे बी चल रहा है और बी के पीछे सी चल रहा है, ठीक। और हम एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं इसी डायग्राम से कि बी लीड कर रहा है सी को कितने से, 150 माइनस 60 डिग्री से। क्लियर हो गया, यहाँ पे 150 माइनस 60 डिग्री से लीड कर रहा है, ये निकाल सकते हो सिंपली। क्लियर। तो देखो यानी कि ये एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको सिंपल चीजें याद रखनी है। कभी भी तुम्हें पता करना है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है और आपको वो चीज पता चल जाएगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जब हम लोग अल्टरनेटर में पढ़ते हैं, इस तरीके का आपने हमेशा डायग्राम देखा होगा। ठीक है, आर वाई और बी। अब तुमसे पूछा जाए भाई 3 कनेक्शन है, कौन लीड कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लेना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो देखो सबसे आगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल के देखो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ कि आर वाई बी तीनों के तीनों इसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये दौड़ हो रही है, रेस चल रही है। तो जब तीनों इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो सबसे आगे कौन चल रहा है, सबसे आगे आर चल रहा है इस रेस में, उसके बाद कौन चल रहा है, उसके बाद वाई चल रहा है इस रेस में, देन इस रेस में बी चल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल ये एक सड़क है और यहाँ पे 3 लोग दौड़ रहे हैं, एक यहाँ दौड़ रहा है, एक यहाँ पे दौड़ रहा है और एक यहाँ पे दौड़ रहा है। ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी। अब तुमसे पूछा जाए कौन सा लीड कर रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी चीज है, ये वाला लीड कर रहा है इन दोनों को। ठीक है, वाई वाला बी को लीड कर रहा है और बी वाला जो है वो दोनों से लैग कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आई होप ये समझ में आ गई होगी। मैंने 3 तरीके से आपको समझाया है कि कैसे फेजर में आप लैग और लीड निकाल सकते हो, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर हो गया ना। अब इसी में कैपेसिटर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, हम जानते हैं वो जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर वोल्टेज अगर बात की जाए, सबसे पहले रेजिस्टेंस बना लेते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होता है वो फेज में होता है, सेम फेज में होता है वोल्टेज के। ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं करंट है और इसी डायरेक्शन में वोल्टेज है, तो वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे रेजिस्टर के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडक्टर की, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर केस में आपका वोल्टेज जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है करंट से। ठीक, तो करंट यानी कि क्या होगा, लैग कर जाएगा। ठीक, तो लैग करने का मतलब क्या होगा, पीछे आ जाएगा, आई एल, अगर वोल्टेज को यहीं रखते हैं। ठीक, तो वोल्टेज को अपनी जगह रखो, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट क्या होगा, लैग कर जाएगा 90 डिग्री, अगर प्योर इंडक्टर है। देखो ठीक, और अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर केस में क्या होता है, कैपेसिटर केस में करंट जो होता है वो क्या होता है, लीड कर जाता है वोल्टेज को, तो यहाँ पे करंट जो होगा वो लीड कर जाएगा। ये हो गया आईसी कैपेसिटर। क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी अगर, लेकिन देखो ध्यान रखना, रेफरेंस क्या ले रहे हो, रेफरेंस मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिया है। ठीक, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। देखो यहाँ पे अब सीधा सा आपको क्या करना है, वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लेनी है कि भैया तीनों लोग दौड़ रहे हैं, आईसी, आईआर और आईएल तीनों दौड़ रहे हैं और डायरेक्शन दौड़ने की है। तो सबसे आगे कौन चल रहा है, आईसी चल रहा है, यानी कि आईसी जो है वो लीड कर रहा है आईआर कॉमा वी को 90 डिग्री से। ठीक है, एक यहां से स्टेटमेंट निकाल दिया। अब ये बताओ, इन दोनों को देख के बताओ, तो भैया आईआर जो है वो लीड कर रहा है आईएल को 90 डिग्री से। ठीक है, क्लियर हो गया। और आईएल और आईसी के बीच में बताओ, तो आईएल और आईसी जो है, ठीक, आईएल और आईसी में आईसी जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आईएल को 180 डिग्री से। ठीक है, यानी कि 180 की डिफरेंस से वो लीड कर रहा है। समझ में आ गया। तो आई होप ये चीज सारी आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज के टर्म में बात करें तो वोल्टेज के टर्म्स में देख लो, तो भाई इन दोनों की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो आईसी जो है, देखो अगर इन दोनों को देखते हो, केवल वोल्टेज और करंट को समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द वोल्टेज V और ये हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। ठीक, तो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसी डायरेक्शन में आई आर होगा, लीडिंग होगा आई सी और लैगिंग होगा आई एल। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब देखो जरा देखते हैं, अगर वोल्टेज टर्म में बात की जाए तो वोल्टेज और इनके बीच में सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो। तो देखो आईसी लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई 90 डिग्री, यही तो होता है। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करती है वोल्टेज को 90 डिग्री। देखो ये बना दिया मैंने। दूसरा अगर बात की जाए इन दोनों के बीच की, यानी कि यहाँ पे रेस की इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या लिखोगे, वोल्टेज लीड कर रहा है आईएल को बाई 90 डिग्री। देखो ये तो लिखा है, वोल्टेज लीड कर रहा है आईएल को किससे, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से वोल्टेज आगे चल रहा है आईएल के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया होगा। और वोल्टेज और आईआर की बात की जाए तो ये क्या है, सेम फेज में है, सेम फेज। और ये ऐसा ही होता है रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई।